नमस्कार। मेरे आज के इस वीडियो में मेरी पुस्तक आई एम शिवा के पहले चैप्टर से मैं आपको अवगत कराऊंगा। ये प्रश्न हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे मनस में कई वर्षों से चला आ रहा था। मैंने कितनी सारे कंपनीज में काम किया और जब भी मेरे से कभी कोई मेरे बारे में पूछता, हमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी होती, तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी इंट्रोडक्शन वही देते कि उस समय जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे या जिस परिस्थिति में हम काम कर रहे थे, हम अपनी इंट्रोडक्शन वही देते थे। यानी अगर मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूं तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता था। मुझसे कोई पूछता था हु आर यू, इंट्रोड्यूस, तो मैं कहता था आई एम सो एंड सो, आई एम मैनेजर HR। मैं उस कंपनी से निकल के किसी और कंपनी में चला गया तो मेरा वो इंट्रोडक्शन बदल गया। मैं अब किसी और कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गया या डायरेक्टर बन गया तो मेरी इंट्रोडक्शन भी बदल गई। यानी जो मैं कल था वो मैं आज नहीं हूं, जो मैं आज हूं वो शायद कल नहीं रहूंगा। तो ये प्रश्न मेरे मन में निरंतर सवाल खड़ा करता था कि अगर मैं वो नहीं हूं जो मैं कल था, जिसे मैं बता रहा था कि मैं ये हूं, और आज मैं जो हूं वो मैं कल नहीं रहूंगा, तो मैं वास्तव में हूं कौन? हम रिश्तों में भी देखते हैं, कभी हम फादर, कभी हम ब्रदर, कभी हम सिस्टर, कभी हम मदर, कभी हम नेबर, कभी हम कोई नेता, कभी हम कोई मुखिया, कभी हम कोई हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कभी हमारा कोई स्टेटस सिंबल। यही चीजें हमको लगता है कि ये मैं हूं, परंतु ये सारी चीजें तो नश्वर है, ये मिटने वाली हैं। जो कल थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगी, और जो कल है या आएगी वो परसों नहीं होगी। तो अगर ये चीजें सब समय के साथ साथ नष्ट हो रही हैं तो फिर रियलिटी में मैं हूं कौन? तो कई लोगों ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का मतलब है जीवन को त्याग देना, और जीवन को त्याग के ही आपको पता लगेगा। लेकिन कुछ लोगों का अनुभव ये भी है कि भाई जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हो तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को डिनाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस प्रश्न से बहुत ही प्रभावित हुआ था कि इस प्रश्न का उत्तर तो खोजना पड़ेगा कि हु एम आई। एंड आई फाउंड कि मुझे ऐसा लगा कि हु एम आई का मतलब जीवन को अबेंडन करना नहीं है, जीवन के अनुभवों को डिनाई करना नहीं है। हु एम आई का मतलब है कि मुझे उस लिमिटेड आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी के साथ मैं आज जुड़ा हूं, वो जो आइडेंटिटी मैंने क्रिएट कर रखी है, कभी वो आइडेंटिटी किसी नाम की है, किसी फेम की है, किसी पोजीशन की है, किसी रोल की है, इस तरह की आइडेंटिटीज, या किसी स्टेटस की मैंने आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है। मुझे उन आइडेंटिटीज को ट्रांसेंड करना है, यानी उन आइडेंटिटीज से परे जाना है। तो हु एम आई का जो आंसर है, मुझे उस लिमिटेड आइडेंटिटी को ट्रांसेंड करने के लिए एनकरेज करता है। यानी एक ऐसी इंक्वायरी है जो इंक्वायरी मुझे उन सोशल मास्क से, जो सोशल मास्क से मैं अपने आप को देखता हूं, जिन सोशल मास्क में मुझे अपनी इमेज दिखती है, मुझे उन सोशल मास्क को ट्रांसेंड करना है, और तब जाके मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो रियल आइडेंटिटी मुझे दिखेगी। मुझे ये एक्सप्लोर करते करते सोक्रेट्स की एक बहुत ब्यूटीफुल बात याद आई, जहां उन्होंने कहा है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी अनिरीक्षित जीवन सही जीवन जीना नहीं है। अगर आपने अपने जीवन को सही तरीके से निरीक्षित नहीं किया है, सही तरीके से देखा नहीं है, तो वो जीवन आपने ठीक तरीके से जिया नहीं है। और ये बात मेरे मन में सही तरीके से बस कर गई, और ये प्रश्न को खोजने के लिए कि मैं कौन हूं, मैंने ये इंक्वायरी बेस्ड चैप्टर लिखना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभवों को गहरे रूप से देखना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं ना पीलिंग द डिफरेंट लेयर्स। बहुत सारी जो लेयर्स हैं उन लेयर्स को मैंने डीलेयर करना शुरू कर दिया। ये
अनलेयरिंग क्या है? ये अनलेयरिंग है कि बहुत सारी कंडीशनड थॉट्स हैं, जो कंडीशन थॉट्स मेरे माइंड में क्रिएट की गई हैं इस सोसाइटी ने, इस समाज ने, कभी तो मेरे पेरेंट्स ने, जैसे मैं पैदा हुआ उन्होंने कुछ कंडीशंस मेरे माइंड में क्रिएट की, स्कूल गया तो स्कूल ने मुझे कुछ कंडीशंस के अंदर समाहित किया, सोसाइटी में गया, फ्रेंड्स में गया, किसी और जगह गया, किसी कंपनी में गया, मैनेजर ने मेरे को कंडीशन कर दिया। तो मैंने देखा कि ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं जो मेरे थॉट्स में, मेरे बिलीफ्स में या मेरे परसेप्शंस में बसी हुई हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं इन कंडीशंस की जो लेयर्स हैं इनको डिलेयर करना शुरू कर दूं और मैं अपने रियल सेल्फ को देखूं, मैं हूं कौन, मैं कि दूसरों की आंखों से अपने आप को ना देखूं, मैं अपनी आंख से अपने आप को देखना शुरू करूं। तो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी उपनिषद की याद आई, जिसमें एक शेरनी एक बार एक जंगल में होती है और कोई शिकारी आता है और वो शेरनी को मारने का प्रयास करता है। शेरनी जख्मी होती है, वो भागती है और भागते भागते वो गिर जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके पेट में एक बच्चा होता है और वो शेरनी मरने से पहले उस बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा, पास में ही कुछ बकरियां होती हैं और बकरियों के झुंड में वो झुंड उसे देखता है उस बच्चे को और वो उस बच्चे को अपने साथ लेके चलते हैं। तो वो बच्चा जो है वो बकरियों के झुंड में ही पलना शुरू हो जाता है और कई वर्षों तक वो जो शेर का बच्चा जो शेरनी के पेट से पैदा हुआ था और बकरियों के झुंड में चला गया, कई वर्षों तक वो उस झुंड के साथ रहता है। वो बकरियां जहां जाती हैं वो शेर का बच्चा भी वहीं जाता है, वो बकरियां जो खाती हैं वही वो शेर का बच्चा खाता है, वो बकरियां जिस प्रकार से मिमिनाती हैं वैसे ही वो शेर का बच्चा भी प्रयास करता है मिमिनाने का। तो वो अपने आप को अब बकरियों की दृष्टिकोण से ही देख रहा है, यानी एक भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा भेड़ बन के जी रहा है और उसे ये पता ही नहीं। कई वर्षों बाद एक बार एक शेर उस बकरियों के झुंड को देखता है और उन पे टूट पड़ता है, उन पे हमला करता है ताकि वो उसमें से अपने लिए कुछ खाने के लिए किसी बकरी को मार ले। और वो बकरियां शेर को देखते भागना शुरू करती हैं। जैसे ही वो बकरियां भाग रही होती हैं तो शेर बड़ा हैरान हो जाता है कि इन बकरियां के बीच में एक शेर भी भाग रहा है। तो शेर बड़ा क्यूरियस था ये देखने के लिए कि बकरियां तो ठीक है शेर को देख के भाग रही हैं, लेकिन ये शेर क्यों भाग रहा है मुझे देख के। और इस जिज्ञासा ने उसे प्रभावित किया कि वो शेर बकरियों के पीछे ना भागे और वो शेर के पीछे भागा ये जानने के लिए कि भाई तुम मेरे को देख के क्यों भाग रहे हो। और वो उसके पीछे भागा, आगे आगे वो बकरियों वाला शेर, पीछे पीछे ये जो उनके ऊपर टूट पड़ा था वो शेर। और करते 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 उसने उसे पकड़ लिया, दबोच लिया और पूछा कि अरे मूर्ख तू भाग क्यों रहा है। तो वो शेर ने कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाना, मुझे मेरे पे दया करो। तो शेर बड़ा हैरान हो गया, बोला मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, तुम तो शेर हो, मैं तो बकरियों का शिकार करने निकला था। उसने कहा अरे भाई मेरे को भी माफ कर दो, मैं भी बकरी हूं। ये सुनते ही शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसको 2 चमाट लगाए और पास में एक तालाब में ले गया और तालाब में उसे कहा अपनी शक्ल देख। तो जैसे ही उसने अपनी शक्ल देखी और तालाब में देखा कि मैं तो बिल्कुल इसकी तरह ही दिख रहा हूं जैसे ये शेर है, और वो शेर दहाड़ पड़ा, ये भी दहाड़ पड़ा। और तब उसे पता लगा कि वो कौन है। उसे उस समय ये प्रतीत हुआ कि वो बकरी नहीं है। जिस चीज को वो कई वर्षों से जिए आ रहा था, क्योंकि उसके आसपास जिनके बीच में वो पल रहा था, वो उन्हीं के भावों से अपने आप को भी समझने का प्रयास कर रहा था, वो नहीं है। और जैसे ही उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, उसे वो शेर की गर्जन, उसे वो शेर का विराट स्वरूप, उसे वो शेर की चेतना समझ में आने लगी। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। हम अपना पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं कि मेरे आसपास कौन रह रहा है, मेरे परिवार वाले मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, मेरा स्कूल मुझे कुछ बनाना चाहता है, मेरी कंपनी मुझे किसी और प्रकार से व्यवहार कराना चाहती है, मेरा समाज ये डिसाइड करता है कि मैं कौन हूं। तो आपने ये देखा कि शेर की कहानी में जो बहुत सारी एक्यूमुलेशंस ऑफ थॉट्स, परसेप्शंस और एक्सपीरियंसेस हैं, वो ही तय करती हैं ये डिसाइड करने में मैं कौन हूं। और वो मैं कौन हूं से ही मेरी सारी रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस मैं प्रकट करता हूं। परंतु सोशल कंडीशनिंग के कारण से मैं जो बना हूं, मैं वास्तव में वो नहीं हूं। मैं
उससे भी परे कुछ हूं। मैंने अपनी इस पुस्तक में इसी विषय को गहन रूप से लिखने का प्रयास किया है, रिसर्च करने का प्रयास किया है, अपने अनुभवों को इसमें साझा करने का प्रयास किया है कि मैं कंडीशन से परे हटके कैसे अपने आप को जानने का एक प्रयास कर सकता हूं। और इसलिए जब मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता हूं तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि मैं जिसे मैं समझता था वो मैं नहीं था। वो मैंने एक ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट किया था जो मेरे ऊपर थोपा गया था और मैंने उसे एक्सेप्ट किया था। और जैसे ही मैं उस सोशल कंस्ट्रक्ट के परे जाने का प्रयास करता हूं तो मैं अपने रियल सेल्फ को अनुभव करने का भी एक बहुत मजेदार अवसर प्राप्त करता हूं। और जैसे ही आप इस प्रश्न के ऊपर अपनी यात्रा करना शुरू कर देते हैं, यानी जब मैं इस हु एम आई, मैं कौन हूं, इस प्रश्न के उत्तर की जर्नी में चल पड़ता हूं, तो मेरी जितनी भी फॉल्स आइडेंटिटीज अपने प्रति होती हैं, वो जो फॉल्स लेबल्स मैंने अपने लगाई होती हैं, वो जो फॉल्स लेबल्स मैं अपने स्लीव्स पे लेके घूम रहा होता हूं कि मैं ये हूं और वहां से मेरे को पावर मिलता है जो एक फॉल्स पावर है, तो मुझे अनुभव होना शुरू हो जाता है कि मैं उस फॉल्स आइडेंटिटीज से आगे निकलकर अपने उस रियल क्रिएटिव पावर को जानने का अवसर प्राप्त कर पा रहा हूं। और जब मैं उस अपने रियल सेल्फ को जानने का प्रयास करता हूं और उसको समझने में उस यात्रा की ओर चल पड़ता हूं, एक गहरा अनुभव स्वतंत्रता का, एक फ्रीडम का मुझे भाव होना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीजों से मैं बंधा हुआ था, जिन अटैचमेंट्स के अंदर मैं उखड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था, उन अटैचमेंट्स से सडनली मुझे एक फ्रीडम मिलती है और वही जीवन की सबसे असली फ्रीडम है। और जब मैं उस फ्रीडम का अनुभव करता हूं तो मुझे एक चीज का आभास होता है, जो आप इस पुस्तक में भी देखेंगे। वो आभास है कि उस फ्रीडम की परिस्थिति में जब मैं उस फ्रीडम को पाना शुरू करता हूं तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि मैं और ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरी प्रकृति है, मैं और ये प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही ये यूनिवर्स हूं और यही यूनिवर्स मैं हूं। एक संकुचित रूप में मैं इस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। यानी आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर लेने से पहले मैं और आप में मैं अंतर करता था, यानी एक द्वैत था, एक ड्युअलिटी थी। लेकिन जैसे जैसे इस प्रश्न का उत्तर मिलना मुझे शुरू हो जाता है, मेरा वो द्वैत खत्म होना शुरू हो जाता है। मेरा जो वो ईगो था, आई एंड यू वाला, वो ईगो समाप्त होना शुरू हो जाता है। मैं दूसरे में भी अपने आप को खोजना शुरू करता हूं और एक समय ऐसा आता है जब दूसरे और मेरे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहती। जब मैं, आप और वो, यानी वो जो यूनिवर्स है, वो जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ दिस यूनिवर्स है, हमें लगता है कि, और हमें प्रतीत भी होता है कि हम तो वही इंटेलिजेंस है जो आप में है, जो मुझ में है, जो वो है, वो हम सब तो एक ही हैं। और ये संभव किससे होता है? वो कहां, वो इंक्वायरी से आता है। वो ऐसी इंक्वायरी जो मेरे अंदर मुझे झांकने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो प्रोत्साहन भी एक डीप डिजायर से, एक बर्निंग डिजायर से निकल के आता है। और जब मैं उस इंक्वायरी के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूं तो मुझे पता लगता है कि मेरे अंदर एक इन्फिनाइट पोटेंशियल है, मेरे अंदर एक इन्फिनाइट क्रिएटिव पावर है उस कॉन्शियसनेस की, जिस कॉन्शियसनेस से मैं अवगत होना शुरू हो जाता हूं जब मैं इस इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन के हु एम आई के प्रति जागरूक होना शुरू हो जाता हूं। और जैसे जैसे मेरी हु एम आई की इंक्वायरी के आंसर्स मुझे मिलना शुरू हो जाता है, मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है और मेरा कनेक्ट उस डीपर क्रिएटिव पावर से होना शुरू हो जाता है। मैंने अपनी इस पुस्तक आई एम शिवा के इस चैप्टर में इस विषय के ऊपर भी ध्यान दिलाने का प्रयास किया है कि इस सब को कैसे किया जा सकता, कैसे हम अपनी इस इंक्वायरी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन का। हम अपने थॉट्स को, क्या हम अपनी फीलिंग्स को, क्या हम उन सारे जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे भाव जगते हैं, क्या हम उनको ऑब्जर्व
कर सकते हैं जब हम उनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब ये, जैसे आप नदी किनारे गए और आप बहती नदी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कभी भी बहे हुए पानी की ओर ध्यान नहीं देते, बस जो बह रहा है वो आ रहा है और वो जा रहा है। इसी तरह से हमारे माइंड में भी ऑब्जर्वेशन का जो एक स्किल है वो है, आपके मन में फीलिंग्स, थॉट्स और कोई ऐसे बॉडीली इंडिकेशंस आपको मिलती हैं जिसे आप ऑब्जर्व करते हो। और ऑब्जर्वेशन में कोई जजमेंट नहीं है, बस आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व करते हो। जब आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप वो नहीं होते हो जो आप उस फीलिंग में फील करते हो, वो तब आप फीलिंग से परे होना शुरू हो जाते हो। ये जब हम इस इंक्वायरी के प्रति जागरूक होना शुरू हो जाते हैं तो बड़ा एक सिंपल सा स्टेप है, अगर हम उसको फॉलो करना शुरू करें, और वो सिंपल स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। जब हम अपने थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और ऑब्जर्वेशन भी कौन सी, जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। यानी जब हम दरिया किनारे बैठे होते हैं, दरिया के बहने को हम ऑब्जर्व करते हैं और उस बहाव में पानी आ रहा है और जा रहा है, हम उसके साथ अटैच नहीं हो जाते, बस केवल एक ऑब्जर्वर के रूप में उसे देखते हैं। थॉट्स और फीलिंग्स को भी उसी दरिया के पानी के बहाव की तरह आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। जब आप दरिया के पानी की तरह अपने थॉट्स और फीलिंग्स को भी ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे विदाउट गेटिंग अटैच टू इट, तो एक प्रश्न आना आपके मन में स्वाभाविक होगा। जब आप दरिया की तरह उस पानी को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे जो बह रहा है, यानी आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने क्रोध को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने एंगर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी जेलसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने जॉय को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने फियर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और उनके साथ अटैच नहीं होंगे, केवल ऑब्जर्व करेंगे, यानी किसी ने आपको क्रोध दिलाया तो आप क्रोध को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी चीज ने आपको बहुत खुश किया तो आप उस खुशी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी चीज के कारण से आप डर रहे हैं तो आप उस डर को ऑब्जर्व कर रहे हैं विदाउट गेटिंग अटैच टू इट। तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में आएगा, क्या मैं वो एंगर, मैं वो जेलसी या फियर या वो जॉय, क्या मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं या क्या मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं? दोनों में बहुत फर्क है। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे एक समय आएगा जब एंगर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, जॉय डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, फियर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आप वास्तविकता में, आप प्रेजेंस में रहना शुरू करेंगे। और प्रेजेंस में रहने का मेरा मतलब है आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में जजमेंट के आधार पर नहीं जिएंगे। आप बिना किसी जजमेंट के हर चीज को ऑब्जर्व करते करते जीना शुरू करेंगे। और जब आप उसको जीना शुरू करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि आप अपनी मेंटल कंडीशंस को, जिन कंडीशंस ने आपको जकड़ के रखा हुआ है, जिन कंडीशंस के कारण से आप हु एम आई का उत्तर देते हैं, आप उन कंडीशंस को भी डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप वो नहीं है जो वो कंडीशंस आपको बता रही हैं। जिन कंडीशंस के कारण से आपको फियर, एंगर, जेलसी, जॉय क्रिएट होता है, अब आप वो नहीं है, अब आप कुछ और हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं। क्योंकि अब जो वो बदलाव है वो आपको उन फॉल्स आइडेंटिटीज से, जिन आइडेंटिटीज के कारण से आपने अपनी एक पहचान बनाई थी कि दिस इज मी, जब आपसे कोई पूछता था हु आर यू तो आप कहते थे दिस इज मी। आप उन आइडेंटिटीज से परे होके, उन फॉल्स आइडेंटिटीज से परे होके अब आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं। और जब हम उसको जीना शुरू करते हैं तो हम प्रेजेंट में, हम क्रिएटिविटी में और हम कंपैशन और एम्पैथी के साथ जीना शुरू करते हैं। और यही मेरा उद्देश्य है हु एम आई के इस चैप्टर में अपने रीडर्स तक पहुंचाना। और ये इस पुस्तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे अगले चैप्टर पे जरूर जाएंगे जहां पे विजन के बारे में, यानी पर्सनल विजन, जो ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांसडेंटल विजन है, उसे समझने में आपको बहुत सहायता होगी। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार।